और बाइक तो ऐसी चीज़ है भाई, अगर गलत बाइक भी ले लोगे ना तो भी प्यार हो ही जाएगा। देखो, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जिनको पावर पसंद है और एक जिनको फीचर्स पसंद है। ये दोनों ही एक ऐसी चीज़ हैं, जो फीचर्स वाले होते हैं उनको लगता है कि पावर भी मिल जाती, और जो पावर वाले हैं उनको लगता है कि फीचर्स भी मिल जाती। कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये सब कुछ मिल जाता है पर वो बजट से बाहर हो जाता है। पर यहाँ पे हम दो बाइक्स लेकर आए हैं जहाँ पे यही इश्यूज़ हैं जो मेरे को लगता है, फीचर्स वर्सेस पावर। और भी कुछ हो सकता है पर मेरे को ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना के लेकर आया हूँ आपके सामने। तो शुरू करते हैं वीडियो। सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और आज जिस बात पे हम बात करेंगे वो हैं ये दो मोटरसाइकिल जिनके बारे में हम बात करेंगे। और एक तरफ है हमारी पावर और एक तरफ है हमारे फीचर्स। अब ये दो बाइक हैं कौन सी, ये तो बता दो सर फटाफट। सो दोस्तों, ये जो दो बाइकें हैं वो है RTR 200 4V और NS 200 जो बजाज की है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये दो बाइक ही आपने क्यों चूज़ करी हैं। ये बात तो आपने सही पूछी मेरे से, बहुत ही सही क्वेश्चन है कि मैंने ये दो बाइक ही क्यों चूज़ करी। सही बताऊं तो इसका जो पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये रीज़न है कि मेरी मर्जी। सो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने ये दो बाइक क्यों चूज़ करी, बात है इंपॉर्टेंट जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ इन दोनों बाइक्स को लेके, जिससे शायद आपके डिसीजन मेकिंग में या फिर इन दोनों बाइक के बारे में ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलें और आप अपना फ्यूचर डिसीजन उस हिसाब से प्लान कर सकें। या तो दोनों को रिजेक्ट कर दें या दोनों में से ही दोनों को लेने का मन करे या कोई एक, आई डोंट नो, वो आपके ऊपर है। पर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हम पावर की, मतलब कि इंजन, मतलब जो हार्ट है उसके बारे में। तो यहीं पे अगर हम NS 200 की बात करें जो ज़्यादा पावरफुल आउटपुट देता है, मतलब है ऑलमोस्ट दोनों 200 सीसी का ही इंजन, पर जो पावर है वो NS 200 में ज़्यादा है। कितनी है मैं आपको नंबर्स बताता हूँ, आपकी स्क्रीन पे अब आ गया होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो NS 200 है वो लिक्विड कूल्ड है, 24.5 PS की पावर देती है 9750 RPM पे। और वहीं अगर हम टॉर्क देखें तो 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क है 8000 RPM पे। और यहीं पे अगर हम कंपैरिजन में लेकर आएँ RTR 200 4V को, तो यहाँ पे जो पावर है वो है 20.8 PS की पावर है 9000 RPM पे, और 17.25 न्यूटन मीटर टॉर्क है 7250 RPM पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पावर में काफ़ी डिफरेंस है और RPM में भी पर आपको अंतर दिख रहा होगा। वहाँ पे आपको 9750 पे आपको मैक्सिमम पावर दिख रही है NS 200 की, और वहीं पे 9000 RPM पे 20.8 है RTR 400V की। तो आपको ऑलमोस्ट 1000 RPM अपनी बाइक को और ऊपर खींचना पड़ेगा उन एक्स्ट्रा पावर के लिए। पर हाँ, इन नंबर्स को देखते हुए तो साफ लग रहा है कि NS 200 ज़्यादा पावर डिलीवर करती है इस इंजन से। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो मैं इसी सेक्शन में कवर करना चाहूँगा इन दोनों बाइक्स को लेते हुए। वहीं पे जो आपकी RTR 200 4V है वो 6 किलो कम है, वो ऑलमोस्ट 152 kg वेट है। और वहीं पे अगर हम NS 200 की बात करें तो 158 kg है, 6 किलो का अंतर है। सो RTR 200 4V इज़ लाइटर बाइक। और एक और नोटिसेबल अंतर है जो ग्राउंड क्लियरेंस है। सो RTR 200 4V का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 180 mm, और वहीं पे NS 200 का है 168 mm, 12 mm का अंतर है। अच्छा खासा अंतर होता है, सो दैट इज़ देयर। बट डिपेंड करता है कि आपको ये बाइक कहाँ चलानी है, किन रास्तों पे, कैसे, कि आपको ग्राउंड क्लियरेंस इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर हाँ, अगर आपके दिमाग में टूरिंग और ख़राब रास्ते, पहाड़, उधर इधर सोच रहे हो, वो ख्याल आ रहे हैं, तो शायद ये 12 mm से अंतर आ जाएगा। पर ज़रूरी नहीं है कि 168 mm वाली कहीं जा ही नहीं सकती, वो भी ठीक ठाक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, पर ये अंतर है वहाँ पे। सो दोस्तों, ये मोटा मोटा हो गया इंजन के बारे में और कुछ एक दो चीज़ें जो मेरे को लगा जिसमें अंतर है। और अब बात करते हैं फीचर्स की, जहाँ पे काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। सो सबसे पहले फीचर्स करते हैं बात NS 200 के। सो देखो, बाइक देखने में मस्कुलर है। इसके लुक्स के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, अभी नहीं स्टार्ट करता हूं, लंबा मुद्दा है, बात बिगड़ जाएगी या फिर बात लंबी हो जाएगी। पर एनीवे, अभी हम बात करते हैं फीचर्स की। तो इसमें NS 200 में आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, जो आपका
स्पीडोमीटर है उसमें, आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी है, एवरेज भी आता है, एम्प्टी टू डिस्टेंस मतलब वो आता है ना कि कितने किलोमीटर में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, वो भी आता है। और उसके बाद जो इसमें है आपका डुअल चैनल ABS है, दैट इज़ अ गुड थिंग, मतलब होना ही चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है इसमें लिक्विड कूलिंग, दैट इज़ लाइक ग्रेट, एंड इसके बारे में बात करूंगा मैं लेटर ऑन। उसके बाद आ जाता है इसमें USD अपसाइड डाउन फॉक्स, मतलब कि जो आगे वाले शॉकर्स हैं वो इन्वर्टेड वाले हैं, USD इसमें। उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। तो ये मोटे मोटे फीचर्स हो गए जो NS200 में हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। पर अब बात आती है RTR 200 4V की, जो फीचर्स के मामले में मतलब भौकाल है उसका, तो वो मैं अब आपको डिटेल में बात करता हूँ कि क्या क्या हैं उसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राइडिंग मोड्स के। यस, द RTR 400V में राइडिंग मोड्स भी हैं। आपका स्पोर्ट्स है, रेन है और अर्बन है। हाँ, इस सेगमेंट में अक्सर राइडिंग मोड्स देखने को नहीं मिलते हैं, पर इस बाइक में राइडिंग मोड्स हैं। और राइडिंग मोड से क्या होता है कि जो आपकी पावर डिलीवरी है वो वेरी करती है, कि आपका जैसे 20.8 bhp निकालता है RTR का इंजन, वहीं पे अगर आप रेन और अर्बन पे कर दोगे तो वो bhp कम हो जाएंगे, और सिमिलरली टॉर्क भी थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो राइडिंग मोड्स होते हैं उसमें जो आपका ABS होता है और जो आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स होता है, पावर आउटपुट होता है, उसी की डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उन्हीं का बैलेंस करके राइडिंग मोड्स निकाला जाता है। ठीक है, अब राइडिंग मोड्स में क्या है कि जब आप बारिश में होगे तो आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए कि बाइक एकदम से ना भागे, पावर भी थोड़ी सी कम हो, स्लिपरी सिचुएशंस होती हैं, तो इस वजह से ये किया जाता है। ठीक है, तो ये राइडिंग मोड्स RTR 400V में है, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। और बाय द वे मैंने आपको ये नहीं बताया, ये जो मैंने बैंडाना पहना है ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं भाई मुक्कू मुसाफिर जी, जो मेरे को अक्सर मिले भी हैं ट्रिप पे, 2 बार मिल चुके हैं, आप मेरे सीरीज़ में भी देख चुके हो, जो आपके राजस्थान से हैं। तो उन्होंने मेरे को दिया था लास्ट जब मैं सेंट्रल इंडिया वाली राइड पे था। तो थैंक यू मुक्कू जी, अगर आप ये देख रहे हो तो। एनीवे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, जो मतलब मैं सरप्राइज़ हुआ था ऑनेस्टली, मतलब मेरे को पता नहीं था, पर जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मेरे को पता चला इसके जो सस्पेंशन हैं वो शोवा के हैं। शोवा इज़ लाइक मेरे वर्सेस 650 में शोवा के सस्पेंशन है, सो इट्स लाइक अ क्लास सस्पेंशंस। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो इसका फ्रंट का सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल है प्री लोड को लेके, मतलब रीबाउंड को लेके नहीं है। जैसे मेरे वर्सेस 650 में तो क्या है कि प्री लोड भी एडजस्ट कर सकते हो और रीबाउंड भी एडजस्ट कर सकते हो कि शॉकर किस स्पीड से नीचे जाता है और किस स्पीड से वापस आता है। इसमें प्री लोड आप फ्रंट का सस्पेंशन एडजस्ट करते हो, उसको स्मूथ कर सकते हो, उसको स्टिफ कर सकते हो, सॉफ्ट और स्टिफ कर सकते हो। अगर आप एग्रेसिव राइडिंग करना चाह रहे हो, कहीं ट्रैक पे हो या कहीं पे, तो आप उसको थोड़ा सा स्टिफ कर लो, और वहीं पे अगर आप रिलैक्स राइड हाईवेज पे कहीं वैसे करना चाहते हो तो आप उसको सॉफ्टर कर दो। ये फीचर आपको इस सेगमेंट में नहीं मिलेगा, फ्रंट सस्पेंशन एडजस्टेबल और वो भी शो आगे। सो दैट इज़ लाइक सुपर्ब, मतलब वेरी नाइस, मज़ा आ गया टाइप। उसके बाद जो एक और चीज़ है इसमें वो है आपका डुअल चैनल ABS तो है, प्लस RLP कंट्रोल है, वो है आपका रियर व्हील लिफ्ट कंट्रोल। तो अगर आपका जो बाइक है वो पीछे वाला टायर अगर आपका उठता है ज़मीन से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑटोमेटिक या समथिंग ब्रेकिंग्स या कुछ एक फ़ीचर है, मैं उसके बारे में इतना डिटेल नहीं जाना चाह रहा कि फिर मैं वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बेसिकली आपका जो पीछे वाला टायर है उसको उठने नहीं देगा, उसको कंट्रोल में रखेगा, चेक रखेगा, तो ये फीचर भी इसमें है। उसके बाद जो इसका लिवर है, लिवर जो होता है वो भी 3 स्टेप एडजस्टेबल है। वो बात अलग है कि वो आप एक बार ही करोगे, पर क्या होता है कि किसी की उंगली लंबी होती है, किसी की छोटी होती हैं, सो यू नो, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। सो वो 3 स्टेप वाला दे रखा है, सो दैट इज़ स्मॉल थिंग, बट फ़र्क पड़ेगा। कभी कभी कुछ लोगों के, मैंने बोला ना, हाथ लंबे या छोटे होते हैं, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। और उसके बाद जो एक ख़ास तौर से ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जो थोड़ा रेसिंग ट्रैक व्रैक पे करते हैं या नहीं भी करते हैं, वो वैसे भी उनको अपनी बाइक की राइडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन देखने का मज़ा आता है। तो इसके अंदर जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप है इसके, जिसे आप कनेक्ट कर सकते हो, उसमें आपकी सारी रेस टेलीमेट्री, मतलब आपके सारा कि आपका इंजन ने कैसे परफॉर्म किया, कितना bhp था, कितना RPMs थे, कितनी स्पीड थे, कितना लीन एंगल था, आपने बाइक कितनी लीन करी किस जगह पे, पूरे अपने जर्नी पे या अपने पूरे इवेंट ट्रैक पे, जो भी, तो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल्ड आपकी रेस टेलीमेट्री इसमें आ जाती है, जिसमें आप देख के मतलब इंटरेस्टिंग है। मतलब आप, ये वो चीज़ है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, रेसिंग वालों को तो चाहिए ही होती है, पर जो नॉर्मल राइडर्स भी हैं जो उधर इधर थोड़ा बहुत
ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको इन्फॉर्मेशन बड़ी पसंद होती है, मतलब देख के कि ना अच्छा ऐसे ऐसे गया मैं, ओ ये था वो था, यहाँ पे ये चीज़ मैं सही से कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने गियर सही टाइम पे नहीं चेंज करा, आरपीएम ये सब, मतलब यू नो दैट ऑल थिंग्स कैन बी देयर, बट इट्स समथिंग कि पर्सन टू पर्सन है, इट्स नथिंग वेरी कॉमन नहीं है ये चीज़, पर है इसमें। उसके बाद इसमें जो आपका स्पीडोमीटर है वो भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है पूरी, इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी है, सब कुछ है, और सारे फीचर्स जो हो सकते हैं वो इसमें है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है जो क्रैश अलर्ट फीचर है, कि अगर आपकी बाई चांस खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो ना कि आप गिर जाओ और यू नो बाइक क्रैश डिटेक्ट कर लेते कि आपकी बाइक गिर गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो 120 सेकेंड्स में जो एक बटन है, एक आई कलर का बटन है आपके हैंडल बार में ही, अगर वो आपने नहीं दबाया तो बाइक ऑटोमेटिकली एक आपके जो भी फीडेड आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक मैसेज भेज देगा कि भैया ऐसे ऐसे जगह पे ऐसा एक्सीडेंट हो गया है ऑटोमेटिकली। पर अगर आपको लगता है कि ऐसे ही गिर गई है कुछ हो गया तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो 2 मिनट से पहले, तो वो कुछ नहीं भेजेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, दैट इज़ कुछ बाइक्स में ये है आ रहा है, पर इस सेगमेंट में इट्स लाइक गुड थिंग, एंड अगर है किसी बाइक में तो अच्छी बात है, इसमें भी है। उसके बाद लो फ्यूल अलर्ट है इसमें, कि अगर आपके भैया आपका पेट्रोल कम हो रहा है और बाई चांस आप नेविगेशन से कनेक्टेड हो, जो इसका टर्न बाय टर्न नेविगेशन से है, और वो लो फ्यूल देखेगा, तो उसके बाद वही जो बटन जिससे अभी मैंने कैंसिल करने को बोला था, जो आई कलर का एक बटन है, वो अगर आप दबा दोगे 1 बार या 2 बार, वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, वो तो जो अगर आप देखने गए तो आपको पता चल जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली सबसे पास वाले पेट्रोल पंप पे आपका नेविगेशन कनेक्ट कर देगा और वहाँ आपको ले जाने के लिए रेडी कर देगा, मतलब कि भैया यहाँ चलो, यहाँ पेट्रोल भरवाओ, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट फीचर, मतलब थॉटफुल फीचर है। कितना यूज़ होगा नहीं होगा पता नहीं, पर बहुत बार मैं अपनी सिचुएशन ऐसी बता सकता हूँ कि मैं दिल्ली एनसीआर में कहीं बिजी इधर उधर होता हूँ, ध्यान नहीं होता है, पेट्रोल कम हो जाता है तो अलर्ट आ जाए, उसके बाद अरे भैया पेट्रोल कम है, आसपास पेट्रोल, क्योंकि मेरा इतना नोन एरिया नहीं है, और फिर कभी कभी दिमाग में आता भी नहीं है कि एक्चुअली पेट्रोल पंप था तो ये कहाँ पे है, तो आप उससे वो नेविगेशन कर लेगा, आप पेट्रोल पंप पे चले जाओ। तो थॉटफुल आइडिया है, कितना आप यूज़ करोगे नहीं करोगे वो आपके ऊपर है, बट द फीचर इज़ देयर, दैट इज़ लाइक अ गुड फीचर। और हाँ, स्लिपर क्लच भी है इसमें, स्लिपर क्लच भी है इसमें। सो दोस्तों, ये कुछ फीचर्स के बारे में बात हो गई, इंजन के बारे में बात हो गई, तो साफ साफ ये चीज़ आप देख सकते हो कि NS200 में पावर ज़्यादा है, आपको पावर ज़्यादा मिल रही है, और फीचर्स के मामले में देखो RTR 200 4V काफ़ी आगे है। उसके बाद अगर मैं राइडिंग क्वालिटी की बात करूं तो राइडिंग क्वालिटी देखो, जो NS200 है, मैंने बहुत ज़्यादा दोनों बाइक्स ही नहीं चलाई हैं, पर बहुत क्लोजली वॉच करी हैं, बैठा भी हूँ थोड़ा बहुत, मतलब ऐसी ही चलाई है कि दोनों की ही ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों में। पर NS200 क्या है, वो हल्की सी थोड़ी सी एग्रेसिव है, लाइक एग्रेसिव है। RTR 200 4V थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, पर वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़्यादा डिफरेंस है दोनों बाइक्स में। बाकी आप लोगों को ने अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चलाई हैं दोनों बाइक्स तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, जिससे लोगों को हेल्प हो जाए। उसके बाद आ जाती है बात लुक्स की। देखो, लुक्स तो पर्सन टू पर्सन है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, मेरे को कोई अच्छी चीज़ अच्छी लगी, आपको नहीं लगी तो आप गलत नहीं हो, मैं भी गलत नहीं हूँ, पर यही बोलूँगा कि जो NS200 का ओवरऑल डिज़ाइन है वो एग्रेशन की तरफ है, एग्रेसिव लुक है, मस्कुलर एग्रेसिव लुक, जो उनका DNA भी बोलता है, मतलब जब पल्सर हाउ दे सेल देयर बाइक्स। उसी के बाद जो RTR 200 4V वो रिलैक्स्ड है, और मेरे को ऐसा लगता है कि डिज़ाइन वाइज वो भी एग्रेसिव है इन इट्स ओन वे, लाइक इन अ स्पोर्टियर वे रादर देन इन अ मस्कुलर वे, एंड तो दोनों डिज़ाइंस में डिफरेंस है, आप देखते ही बाइक को आपको पता चल जाएगा। सो वही बात है, अगर आपको ये पसंद है तो शायद वो पसंद ना है, वो पसंद है तो ये पसंद ना है, पर ये थोड़ा सटल लुक है RTR 200 4V का, और NS200 का थोड़ा सा एग्रेसिव लुक है। उसके बाद अगर हम टूरिंग की कैपेबिलिटीज़ की बात करें दोनों बाइक्स के, तो दोनों बाइक्स कोई ऐसी कोई टूरिंग मशीन तो है नहीं, दोनों एडवेंचर टूरिंग या टूरिंग वाली बाइक्स तो है नहीं। इट्स मोर ऑफ अ डे टू डे राइड विद RTR 200 4V with all the features and everything, we can say it's more of a race track वाले features हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा उसके जो features हैं आप यूज़ कर सकोगे। पर anyway basically दोनों both bikes are like a normal day to day bikes, and आप उससे टूरिंग भी कर सकते हो, बहुत से लोग करते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ हर बाइक से टूरिंग हो सकती है, पर किसी से कंफर्टेबली हो सकती है, किसी से उतनी कंफर्टेबल नहीं हो सकती है। सो दैट इज़ द थिंग। सो टूरिंग में, क्योंकि टूरिंग में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों बाइक्स में कि विंड शील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका विंड का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, और जो आपका पोस्चर है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इफ़ आई एम सेइंग कि ये टूरिंग बाइक्स हैं। सो
उस केस में मैं दोनों को ही बोलूँगा कि आपकी मर्ज़ी है, जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जो मैं पहले आपको बोल रहा था कि बात कर लेते हैं कि जैसे इसमें लिक्विड कूलिंग नहीं है RTR 400V में, और अपसाइड डाउन फोक्स नहीं है। फीचर्स के बारे में बात करें, बाकी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो उसमें नहीं है। अपसाइड डाउन फोक्स क्या होता है, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ ये दोनों चीज़, इसलिए नहीं कि मैं NS200 से उसकी कोई क्वालिटी लेना चाहता हूँ या उसको ख़राब बताना चाहता हूँ। इट्स जस्ट कि मैंने अपसाइड डाउन जो फोक्स होते हैं वो ज़्यादा, ये कह सकते हो कि ज़्यादा अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ एजिलिटी। मतलब कि जब आप उसको चला रहे हो तो आपको जो अपसाइड डाउन फोक्स हैं वो आपको ज़्यादा फीडबैक और कॉन्फिडेंस देते हैं, ये नो डाउट ये है। पर उसके साथ जो ड्रॉबैक है अपसाइड डाउन फोक्स का, एक तो जो उसमें ऑयल है वो एंटी ग्रेविटी चलता है, कि मतलब आपके जो शॉकर हैं ऊपर जाते हैं तो ऑयल ऊपर ऐसे चलता है, वापस नीचे आता है अपने आप। तो उसमें क्या होता है कि अक्सर अगर ऑयल सील आपकी ब्रेक हो गई अपसाइड डाउन की, जो ऑयल सील्स होती हैं, तो जो तेल है ना इंजन उसका, वो बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और वो जो ड्रेन आउट हो रहा होता है पाइप, वो आपके टायर पे जा रहा होता है और बहुत बार डिस्प्लेट पे जा रहा होता है वो तेल। ये मैंने देखा है मेरे राइड्स पे, KTM वाले मेरे फ्रेंड्स जो वो जाते हैं, 2 बार मैंने देखा है कि वो तेल टायर पे जा रहा होता है और डिस्क पे जा रहा होता है, जो सेफ्टी हैज़ार्ड है मेरे लिए। बट इट्स नॉट कि इट्स हैपनिंग एवरी सिंगल डे और एवरीथिंग, बट दिस इज़ वन थिंग विद अपसाइड डाउन। प्लस उनकी मेंटेनेंस आर हाई एंड दे आर एक्सपेंसिव, दैट्स वाई अ कॉस्ट कम्स कोई बाइक में अगर अपसाइड डाउन लगाते हैं तो। बाकी एजिलिटी वाइज दे आर बेटर देन, पर उसमें भी फिर डिपेंड करता है कि शॉकर्स की क्वालिटी क्या है। एक बहुत ही अपसाइड डाउन बेकार क्वालिटी के अपसाइड डाउन कांट बी गुड देन अ टेलीस्कोपिक नॉर्मल गुड क्वालिटी अपसाइड डाउन, तो वो क्वालिटी भी मैटर कर जाता है बहुत बार। सो पर क्या है कि इंडिया में आजकल थोड़ा अपकमिंग है USD गोल्डन कलर के, लोगों को ट्रेंड है, सो वो भी एक चीज़ है जिस वजह से कंपनी बहुत सी बाइक्स में USD देना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि पब्लिक की डिमांड है, दैट इज़ द थिंग। सो ये अपसाइड डाउन की बात है, NS200 में है, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो लिक्विड कूलिंग। लिक्विड कूलिंग डज़ अ वेरी गुड जॉब, नो डाउट अबाउट इट, और उसी वजह से वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, रेडिएटर भी होता है, कूलेंट भी होता है, तो वो फीचर भी एक्सपेंसिव है। तो ये अपसाइड डाउन और लिक्विड कूलिंग दोनों चीज़ उसमें हैं, प्लस इतने सारे फीचर्स RTR 200 4V से कम है और स्टिल ये महंगी है। सो वी कैन अंडरस्टैंड वेयर दैट कॉस्ट इज़ गोइंग, USD लिक्विड कूलिंग इन सब चीज़ों को देने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है लोगों को बाइक में, यार लिक्विड कूलिंग है भाई, बाइक लिक्विड कूल्ड है, अपसाइड डाउन है। सो आई थिंक दैट इज़ माइट बी अ स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी। बट अगर मैं ऑयल कूल्ड, क्योंकि RTR 200 इज़ ऑयल कूल्ड इंजन, सो ऑयल कूल्ड भी कोई कमी नहीं है। मेरी V-Storm 200 जो मैं चलाता हूँ 250, वो भी ऑयल कूल्ड है, और अभी आपने देखा मैं गर्मी में कहाँ कहाँ लेके गया, 48 डिग्रीज़ रोज़ 5000 किलोमीटर, इतनी गर्मी में कोई दिक्कत नहीं आई। सो अ गुड ऑयल cooled engine is better than a bad liquid cooled, but a good liquid cooled is better than a oil cooled, ठीक है। सो ऑयल लिक्विड कूल्ड इंजन है, दैट्स अ ग्रेट थिंग, नथिंग डिनाइंग इट। पर अगर आपकी बाइक ऑयल कूल्ड भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एट द एंड कूलिंग का जो मैक्सिमम यूज़ वो तभी होता है जब आप इसको एक्सट्रीम पे ले जाते हो बाइक्स को, मतलब पूरी गर्मी में पूरे दिन चला रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब एक्सट्रीम पे ये जो कूलिंग की चीज़ें होती हैं। वरना बहुत सी बाइकें तो आपने देखा होगा ना लिक्विड कूल्ड होती है ना ऑयल कूल्ड होती है, एयर कूल्ड होती है। इंडिया में कोई ये नहीं होता, सिर्फ एयर कूल्ड इंजन्स हैं, और वो भी गर्मी में पूरे दिन चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। सो दोस्तों, इन द एंड मैं यही बोलूँगा कि दोनों बाइक अपनी जगह पे बढ़िया हैं। मैं किसी को भी किसी से ऊपर नहीं कह रहा हूँ, दोनों अपनी जगह बढ़िया बाइक हैं। पर अगर आपको ये पता है कि आपको अपनी बाइक से करना क्या है, ये मैं अक्सर बोलता हूँ, आपको अपनी बाइक से करना क्या है, आपका बजट क्या है, तो आप काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो। प्रॉब्लम तब आती है कि जब आपको पता नहीं कि आपका एक्चुअल में बजट है क्या। 2 लाख में भी बाइक है, 1.5 में भी बाइक है, 2.5 में भी है, 3 में भी है, 3.5 में भी है, 4 में भी है, 4.5 में भी है। 3 की लेने जाओ तो 3.5 की अच्छी लगने लगती है, 3.5 की लेने जाओ 4 की अच्छी लगने लगती है, तो सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अपना बजट फिक्स करो, और अगर बजट उस हिसाब से फिक्स नहीं हो पा रहा तो अपने फीचर्स और अपनी बाइक से चाहते क्या हो वो फिक्स करो। अदरवाइज़ तो ये एक बहता दरिया है, समझ लो नदी है, बस बहते रहोगे बहते रहोगे बहते रहोगे, आसपास यूँ कहते हैं ना कि पकड़ नहीं पाओगे कोई छोर, बस बहते रहोगे, अरे ये भी अच्छा है, अरे ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, और बहते रहोगे, ठीक है। क्योंकि दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, यार मेरे को पावर चाहिए बाइक में, पावर मतलब
आग लगा दे, पर मैं तो तेज़ चलाता ही नहीं। या मेरे को ना बाइक में ये भी फीचर्स चाहिए, ये भी फीचर्स चाहिए, वो भी फीचर्स चाहिए, आजकल ना सब फीचर्स आ रहे हैं, एवरीथिंग आई नीड। पर यार मैं तो फीचर्स इतने यूज़ ही नहीं करता हूँ। परेशान मत हो, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, नॉर्मल है ये बात। टेस्ट राइड करो, एक बार करो, 2 बार करो, फील करो, कनेक्शन फील होगा। और बाइक तो ऐसी चीज़ है भाई, अगर गलत बाइक भी ले लोगे ना तो भी प्यार हो ही जाएगा। तो दोस्तों एनीवे इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और चमकते रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों। कोई और कुछ बात होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड टाटा, सी यू, बाय बाय। अरे सर ये तो बता दो आप कौन सी बाइक लोगे इन दोनों में से? मैं कौन सी लूँगा? सो दोस्तों मैं जो बाइक इन दोनों में से लूँगा वो मैं इंस्टा पे बताऊँगा, ठीक है? बाय बाय। मेरा इंस्टा क्या है? फैल्कन राइडर्स इंडिया, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और अगर वहाँ पे फॉलो कर लिया है तो मेरी वेबसाइट पे भी चले जाना, www.falconridersindia.com। वहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैप्स एंड एवरीथिंग। और वहाँ पे पिक स्टोरी पे भी जाना ज़रूर, एक सेक्शन है पिक स्टोरी, वहाँ बहुत सारी पिक्चर्स हम शेयर कर रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ पे लोग अपनी ट्रैवलिंग की पिक्चर्स भेजते हैं। उसमें पर सिर्फ पिक्चर्स नहीं, उन पिक्चर्स के पीछे स्टोरी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि वो जो आपने पिक्चर खींची है उस पिक्चर के पीछे स्टोरी क्या है, और वो वहाँ पे आप सब देख सकते हो, ठीक है? और बाकी आप मेरे को यूट्यूब पे भी मेंबरशिप मेरी आप ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे अपने पर्क्स हैं और चांसेस भी हैं मेरे साथ आगे कभी राइड करने का। सो बाय बाय।